हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिश अकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं सीडीपी की क्लास, जो कि हमारी मनोविज्ञान की क्लास होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें सामाजिक विकास के बारे में। ठीक, एक आपका टॉपिक पूछा जाता है, यूपी टेट में 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, और अगर सी टेट आप दे रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। ये हमारी क्लास यूपी टेट, रीट या फिर कोई भी टेट हो गया, जैसे एमपी टेट हो गया या रीट हो गया, वहां पे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम सीटेट की, तो सीटेट का आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इससे पहले 18 क्लास हो चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सीडीपी का फुल कोर्स आप वहां पे जाके परचेस नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको देख सकते हैं और अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारी क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे सामाजिक विकास की। देखिए, यह अजीब है कि कोई भी बच्चा जन्म से ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, फिर भी धीरे धीरे वह बड़ा होकर परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस के लोगों के समूह का सदस्य बनते हुए खुद को सामाजिक बना लेता है। स्टार्टिंग में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो तो ना तो सामाजिक होता है कि वह सामाजिकरण उसका नहीं हो पाता है, और ना ही असामाजिक होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो सामाजिक है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि एकदम बिल्कुल भी सामाजिक नहीं है। वो इन दोनों के बीच में ही रहता है। फिर जब वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो जो परिवार उसका होता है, विद्यालय होता है और पास पड़ोस होता है, उनके लोगों के समूह में वो रहता है, और उनके साथ साथ रहने के साथ साथ उसका सामाजिक विकास वहाँ से शुरू होता है और वह बच्चा वहाँ से सामाजिक बन जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सामाजिक विकास की परिभाषाएं आपसे खूब पूछता है, इसलिए प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बात करेंगे कि हरलॉक ने क्या कहा सामाजिक विकास के बारे में। इन्होंने 2 परिभाषाएं बताई हैं सामाजिक विकास की, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। इनमें पहला परिभाषा है इनका कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। इन्होंने कहा है कि सामाजिक विकास का अर्थ है कि जो सामाजिक संबंध होते हैं उसी में मैच्योरिटी लानी है, उसी में परिपक्व हो जाना है। इसी को इन्होंने सामाजिक विकास बोला है। ठीक, दूसरा परिभाषा इन्होंने बताया है हरलॉक ने कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार ही सामाजिक विकास है। यानी जो सामाजिक प्रत्याशाएं हैं उसके अनुकूल जो इंसान अपना व्यवहार करता है, उसी को क्या ये बोले हैं, उसी को ये सामाजिक विकास कही है। ठीक, इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस परिभाषाओं को आपको कोई एक टैग वर्ड इसमें लेना है, उसी के साथ साथ इसको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है। तो क्रो एंड क्रो की जब ये बात करेंगे, इन्होंने कहा है कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, जो भूमिका मैंने बताया है सामाजिक की, बच्चा कैसे होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है, जब उसका जन्म होता है, तो वो सामाजिक नहीं होता है और ना ही असामाजिक होता है। इन दोनों के बीच में ही वो रहता है, और वो परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस के साथ क्रिया रहकर समूह बना के उनके साथ वो क्या करता है, सामाजिक बन जाता है, एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। वही चीज क्रो एंड क्रो ने यहाँ पे कहा है कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, लेकिन जो ये अवस्था होती है ये ज्यादा देर तक नहीं होती है, और इस अवस्था में वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाता है। कुछ समय के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो सामाजिक हो जाता है। इसी के साथ साथ क्रो एंड क्रो की परिभाषाएं खत्म होती है। अब हम बात करेंगे सोरेनसन की कि सोरेनसन ने क्या बोला है। सोरेनसन ने कहा है कि सामाजिक वृद्धि एवं विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति की योग्यता की समझ। इसको आपको जरूर से जरूर याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चन है, आप आईएमपी लिख के सोरेनसन का इस परिभाषाओं को जरूर याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कि रॉस ने क्या बोला है। रॉस ने कहा है कि सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास तथा आपस में सहयोग या मिलकर काम करने की भावना का विकास करने की क्षमता का संकल्प ही सामाजिकरण कहता है। यानी रॉस ने कहा है कि मिलजुल के रहना, मिलजुल के काम करना, इसी को रॉस ने क्या कहा है, सामाजिकरण कहा है। सामाजिकरण मतलब होता है सामाजिक विकास। आप सीटेट का जब पेपर देंगे तो सामाजिक विकास वहां पे नहीं लिखा मिलेगा, वहां पे आपको सामाजिकरण ही लिखा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सामाजिक विकास की कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, सामाजिक विकास आजीवन चलता है। जो इंसान का या मानव का जो सामाजिक विकास होता है ये पूरी जिंदगी भर चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है, इसका कोई वो नहीं है। यानी जो सामाजिक विकास होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके चलते रहते हैं। ठीक, दूसरी चीज इसमें है कि जो सामाजिक विकास होता है, पहले तो इस इंसान का जो सामाजिक विकास होगा बहुत ईजी होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो टफ होता चला जाता है। यानी सरल से कठिन की तरफ या सरल से जटिल की तरफ सामाजिक विकास चलता है।
दूसरी चीज है कि सामाजिकरण का अर्थ है कि खुद को समाज के अनुकूल ढालना होता है। सामाजिकरण का मतलब है सामाजिक विकास, यानी समाज कैसा चल रहा है उसे के अनुकूल, समाज के अनुकूल ही खुद को ढाल लेना ही क्या है, वो सामाजिकरण है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए, सामाजिकरण आपसी सहयोग की भावना है। जो सामाजिकरण होता है ये आपसी सहयोग की भावना है। इसमें लोग खूब अपने एक दूसरे की मदद करते हैं और खूब एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसी को सामाजिकरण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है, आपका स्टार बना के नोट करिएगा और एक भी सिद्धांत आपको नहीं छोड़ना है और आराम से इसको नोट करना है और नोट डाउन करने के बाद इसको अच्छे से लर्न करना है। मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप नोट डाउन जरूर करिएगा। दोस्तों, सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए जो बच्चे नए हैं, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बाकी लोगों तक भी शेयर करिए। चलिए सामाजिकरण के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। जब देखिए, सबसे पहले इसमें आता है कूल्हे का स्वदर्पण सिद्धांत। बात करेंगे हम कूल्हे के स्वदर्पण का सिद्धांत कि इन्होंने क्या, कूल्हे ने क्या बताया है। एक मनोवैज्ञानिक है कूल्हे ने, इन्होंने अपने सिद्धांत को स्वदर्पण का सिद्धांत कहा है। ये एक सामाजिकरण के सिद्धांत है। चलिए बात करते हैं कि कूल्हे के स्वदर्पण सिद्धांत में क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, कूल्हे के इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति खुद से खुद की कमियां नहीं देख सकता है। अगर कोई इंसान है तो खुद से खुद की कमियां नहीं देख पाता है। ऐसा किसने बताया है? ऐसा कूल्हे ने कहा है। समाज वह दर्पण है, यानी समाज वह मिरर है, समाज वह शीशा है जो उसकी कमियां और बुराइयां आदि की झलक दिखाकर उसे सुधारने के लिए मजबूर करके सामाजिकरण प्राणी बनाता है। देखिए, अगर कोई इंसान है तो उसको अपनी कमियां नहीं देखेंगे। हर इंसान कहता है कि अपने आप में वो क्या होता है, सही होता है। हर एक इंसान अपने आप में सही होता है, लेकिन ये एकदम इंसान अंधा हो जाता है, वो अपनी कमियों को नहीं देख सकता है। तो कूल्हे ने क्या कहा है कि कूल्हे ने जो समाज होता है, समाज को एक दर्पण माना है, एक शीशा माना है कि उस शीशे के सामने वो जब इंसान खड़ा होता है तो क्या होता है कि उसकी कमियां और बुराइयां आदि की झलक दिखती है। यानी समाज जो होता है उसकी इंसान की कमियों को, बुराइयों को दिखाता है, और जिसको सुधारने के लिए जो मानव होता है, इंसान होता है, वो मजबूरन ही एक मजबूरी में क्या करता है कि वो सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक, अपने मन से वो नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ समाज के डर के वजह से वो एक सामाजिकरण व्यक्ति बनता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब मिड का आत्म चेतना या मैं और मुझे का सिद्धांत। ठीक, मिड ने आत्म चेतना का सिद्धांत दिया है, या फिर इसको मैं और मुझे का भी सिद्धांत कहा जाता है, जो कि एक सामाजिकरण सिद्धांत है। चलिए बात करेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि शुरुआत में हर व्यक्ति सिर्फ अपने हितों की पूर्ति पर जोर देता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि हित एक तरफे साधे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे हितों की पूर्ति दूसरों के हितों की पूर्ति पर निर्भर होते हैं। यानी अगर इंसान सोचे, इंसान अगर सेल्फिश हो जाए तो वो अब उसका काम नहीं हो सकता है। वो अगर अपने हितों के बारे में सोचता है तो ये क्या है, ये गलत है, ऐसे जिंदगी नहीं कर सकती है। ठीक, ऐसा ही होता है कि देखिए, हमारी एक कंट्री है तो दूसरी कंट्री से उसका क्या होता है, निर्यात आयात होता रहता है। ये क्या हुआ, वरना क्या करे, इंडिया सिर्फ अपने ही यहाँ पे सब बुआई करे, कटाई करे और अपना ही खाना खाए, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ से गेहूं भी बाहर जाता है। तो देखिए, ये क्या होता है कि दूसरों के हितों की पूर्ति के लिए भी हमें एक दूसरों की सहायता करनी चाहिए, और इसमें क्या होता है कि वो एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। इतनी चीजें किसने बोला है? ये मिड ने बोला है। और इन मिड का आपको ये चीज रखना है, ये इतनी लंबी चौड़ी आपको ये डेफिनेशन या फिर ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएगी। आपको यही पूछा जाएगा कि मिड के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो मिड के सिद्धांत को आत्मा या चेतना का सिद्धांत कहा जाता है, या फिर मैं और मुझे का सिद्धांत कहा जाता है। इतनी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर यानिश अकेडमी आपको पसंद आ रहा है कि यहाँ पे अच्छे से क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जो बच्चे नए हैं, और बाकी लोगों तक शेयर करिए। और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कॉमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम दुर्खीम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। अब बात करेंगे हम दुर्खीम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, फटाफट आप देख लेते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति जानबूझकर सामाजिक नहीं होता है। दुर्खीम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, आपसे यही पूछा जाएगा कि सामाजिकरण के सिद्धांत में दुर्खीम के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो दुर्खीम के सिद्धांत को सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहा जाता है। इतनी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। देखिए, दुर्खीम कहते क्या है, इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति जानबूझकर सामाजिक नहीं होता है। मैंने अभी बताया, कूल्हे वाले ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जानबूझ के वो क्या करता है, सामाजिकरण नहीं करता है, यानी सामाजिक नहीं होता है। वो उसको डर रहता है समाज का। जैसे इसमें देखिए,
कैसा डर रहता है? ठुकराए जाने का, दंडित होने का, मजाक का पात्र बनने का, या फिर खोने का डर होता है, या फिर एकांतवास करने की इच्छा वाले या एकांत में रहने के लिए उसको डर होता है। तो क्या करता है, इन सब डर की वजह से क्या करता है, वो खुद को सामाजिक बनाता है। वो मनुष्य खुद को सामाजिक बनाता है सिर्फ और सिर्फ एक डर की वजह से। ठीक, तो इसी चीज को दुर्खीम ने क्या बोला है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चौथे सिद्धांत की। इन्होंने इसमें कहा है विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास। अब हम बात करेंगे विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास। इसमें क्या होता है, प्रत्येक अवस्थाओं के सामाजिक विकास में कुछ नए गुणों का सृजन होता है, इसलिए विकास प्रत्येक अवस्थाओं में सामाजिकरण महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें कहा गया कि प्रत्येक अवस्था के सामाजिक विकास में कुछ नए गुण, यानी जैसे जैसे कोई जैसे शैशवावस्था हो गया, ठीक, शैशवावस्था में कुछ अलग होगा। इसके साथ बाल्यावस्था हो गया, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कुछ अलग होगा। इसके साथ साथ किशोरावस्था हो गया, और किशोरावस्था में कुछ ना कुछ अलग होगा। तो हर एक अवस्थाओं में क्या होता है, सामाजिक जो सामाजिकरण होता है या सामाजिक विकास होता है, उसमें नए नए गुणों का सृजन होता है। ठीक, यानी प्रत्येक अवस्था में सामाजिकरण महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि हर एक अवस्था में मानव का या बच्चे का या फिर किसी हर एक इंसान का क्या होता है, सामाजिकरण होता रहता है। इसलिए हर एक अवस्थाएं सामाजिकरण के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो समझ में आ रही होंगी और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बात करेंगे हम शैशवावस्था की। शैशवावस्था में सामाजिकरण कैसे होता है, इसमें हरलॉक ने कहा है, हरलॉक ने सामाजिक विकास में संस्था का निम्नलिखित आंकड़ा दिया है। ठीक, देखिए, इन्होंने कहा कि प्रथम माह में क्या होता है कि इस माह में बच्चे तीव्र प्रकाश या ध्वनि से चौंक जाते हैं तथा अपने नेत्रों को घुमाने लगते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर बच्चे के सामने पहले महीने में, बच्चा 1 महीने का है, तो क्या होता है कि प्रकाश जो होता है, तीव्र प्रकाश जब उसके चेहरे पे पड़ता है तो ध्वनि से या फिर ध्वनि जो होती है एक अचानक आती है, तो इन दोनों चीजों से वो चौंक जाता है और अपने नेत्रों को घुमाने लगता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम द्वितीय माह की। इस माह में बालक ध्वनियों को पहचानने लगता है और जो व्यक्ति उसके पास आकर ताली बजाता है या खिलौने दिखाता है तो उसे देखकर वह मुस्कुराता है। द्वितीय महीने की ये बात कर रहे हैं। 1 मिनट, देखिए, द्वितीय महीने में है क्या कि द्वितीय महीने में इन्होंने कहा है कि इस माह में बालक ध्वनियों को पहचानने लगता है। यानी जब 2 महीने का बच्चा हो जाता है तो वो ध्वनियों को क्या करता है, वो पहचानने लगता है। और कोई व्यक्ति अगर उसके पास आके ताली बजाता है या खिलौने दिखाता है तो उसको देख के वो क्या करता है, मुस्कुराता है, खुश होने लगता है। ये दूसरे महीने की बात कर रहा हूं मैं। और ये किसने ये आंकड़ा दिया है, तो ये आंकड़ा हरलॉक ने दिया है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, हरलॉक ने दिया है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, तीसरे महीने की बात करेंगे तो इस माह में बच्चा परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। यानी जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो क्या करता है, बाकी जो परिवार के सदस्य होते हैं उसको वो पहचानने लगता है, आइडेंटिफाई करने लगता है। और कोई उसके पास आकर बोलता है या ताली बजाता है तो वह रोते रोते चुप हो जाता है। ये तीसरे महीने में होता है। जब बच्चा यहीं पे 4 महीने का हो जाता है तो इस उम्र तक बच्चा परिवार के सदस्यों में घुल मिल जाता है। जब बच्चा 4 महीने का हो जाएगा तो क्या करेगा, ये परिवार के साथ घुल मिल जाता है, परिवार के साथ घुल मिल जाता है और उनके साथ हंसता है, खेलता है और उनके दूर जाने पर क्या करता है, रोता है। यहीं पे बात करेंगे 5वें महीने की। तो इस माह तक बच्चा क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है। यानी अगर कोई उसके सामने क्रोध करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि हाँ कोई उससे नाराज हो रहा है, या फिर उसके साथ कोई प्रेम कर रहा है तो यानी उसको पता चलता है कि कोई खुश है। ठीक, इन प्रेम और क्रोध करने में जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है तो हरलॉक के अनुसार वो इसकी पहचान करने लगता है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे 6वें महीने की। तो इस महीने तक शिशु परिचित अपरिचित अंतर समझने लगता है तथा कपड़े, बाल या चश्मा आदि खींच के आक्रामक व्यवहार करने लगता है। इस महीने में बच्चा, अगर आप चश्मा लगाए हैं या फिर कैप लगाए हैं या फिर कोई और चीज या कपड़े आपके हैं तो उसको क्या करता है, वो एक तरफ से छीनने की कोशिश करता है आपसे। ठीक, यानी बहुत ही आक्रामक व्यवहार यहाँ पे करने लगता है जब वो 6 महीने का हो जाता है। यहीं पे जब बच्चा 9 महीने का होगा तो इस महीने तक बच्चा बड़ों के भावों को, शब्दों आदि का अनुकरण करने लगता है। यानी कुछ आप बोल रहे हैं तो उस चीज का क्या करेगा, वो बच्चा अनुकरण करने लगता है, उसका रिपीटेशन करने लगता है। आगे बढ़ेंगे और 12वें महीने की बात करेंगे। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो इस अवस्था तक बच्चा पूरी तरह से घर वालों के साथ घुल मिल जाता है और ना ना या फिर हाँ हाँ अगर करेंगे तो क्रमशः, अगर ना ना कहेंगे तो रोक देता है कोई भी काम करेगा, और या फिर हाँ हाँ करेंगे तो उस चीज को वो करने लगता है। इतना ज्यादा बच्चा 1 साल का जब होता है तो दूसरों के साथ मिल जाता है। अब बात करेंगे द्वितीय वर्ष की। जब बच्चा 2 साल का होता है तो इस उम्र तक बच्चा घर के सदस्यों के छोटे मोटे कामों में सहयोग करने लगता है। जैसे 2 साल का हो गया और चलने लगा, आपने कहा कि वो सामान उठा दो, जाके कोई सामान पड़ा है तो आप बोलोगे कि सामान उठाइए, तो जाके उस सामान को उठा के लाता है। इस प्रकार क्या करता है, वो छोटे मोटे कामों में
अपना हाथ बटाने लगता है बाकी फैमिली के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे तृतीय वर्ष की। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तब क्या होता है जान लेंगे। इस उम्र तक बच्चा पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लगता है, यानी जब वो 3 साल का होगा तो बाकी लोगों के साथ, वो जो पास पड़ोस के बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने लगता है और आपसी सहयोग दिखाते हुए खिलौने जो होते हैं उसका आदान प्रदान करता है, यानी कुछ खिलौने उसको देता है खेलने के लिए और कुछ खिलौने खेलने के लिए वापस ले लेता है। इतनी चीजें कब करता है वो जब 3 साल का हो जाता है। इसी के साथ साथ जब 4 साल की बारी आएगी तो इस उम्र तक बच्चे पूर्व विद्यालय नर्सरी स्कूल जाने लगते हैं तथा वे नए बच्चों और नए व्यक्तियों के साथ सामाजिक व्यवस्था संबंध स्थापित कर लेते हैं। जब बच्चा 4 वर्ष का हो जाता है तब उसका नर्सरी में एडमिशन होता है और उसका सामाजिकरण और बेहतर तरीके से होता है जब वो अपने क्लास में जाता है। बात करेंगे 5वें साल की। जब 5 साल का हो जाता है बच्चा तो इस वर्ष तक बच्चा सामाजिक रूप से परिपक्व बन जाता है और जिस समूह का सदस्य है उसके मानकों का अनुकरण करने लगता है और उम्र से नैतिक जन्म लेना शुरू कर देती है। ये 5वें साल में होता है। 6ठे साल की बात करेंगे तो इस उम्र तक बच्चा प्राथमिक विद्यालय जाने लगता है तथा सामाजिक विकास अत्यंत तीव्र हो जाता है। यहाँ पे क्या करता है कि बच्चा जब 6 साल का हो जाता है तो प्राथमिक स्कूल जाने लगता है। क्या करता है, प्राथमिक स्कूल जाने लगता है और जो उसका सामाजिक विकास होता है वो अत्यंत तीव्र हो जाता है। तीव्र मतलब बहुत ज्यादा तेजी से इसका सामाजिकरण होने लगता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे शैशवावस्था। शैशवावस्था हमारा खत्म हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में कैसा सामाजिक विकास होता है इसकी बात करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें मित्र का चयन करते हैं, समूह भावना का विकास होता है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है, नैतिकता की परिपक्वता समझ हो जाती है और समूह का नेता बनने की इसमें इच्छा हो जाती है जब वो बाल्यावस्था में होता है। ठीक, यहाँ पे नए नए मित्रों का चयन करता है, समूह भावना का विकास होता है और बहिर्मुखी प्रवृत्ति हो जाती है, यानी बाहरी चीजों पे ज्यादा इसका फोकस हो जाता है। नैतिकता की परिपक्व समझ हो जाती है इसको और समूह का जो अपने नेता बनना चाहता है ये बाल्यावस्था में होता है। आगे बढ़ेंगे यही चीज। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था की। किशोरावस्था में क्या चीज है, तो किशोरावस्था में क्या होता है, समूह का निर्माण तेज हो जाता है, यानी यहाँ पे समूहों में ज्यादा तेजी से वो रहना चाहता है। वीर पूजा का यहाँ पे उदय होता है, समूह भावना उग्र हो जाती है, विषम लिंगी प्रेम होने लगता है और इसी का उदय यहाँ पे होता है। इसी के साथ साथ उसकी विरोधाभासी सोच हो जाती है, विद्रोह की भावना हो जाती है, इसमें विद्रोह करना चाहता है वो। सामाजिक परिपक्वता हो जाती है, समाज के साथ वो परिपक्व बिठा लेता है, देश विदेश की घटनाओं में रुचि भी लेने लगता है और नैतिकता का भी उदय यहाँ पे होता है। देखिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम यहाँ पे क्या होता है। किशोरावस्था में अन्याय से लड़ने की इच्छा भी यहीं पे जागृत होती है। अन्याय से लड़ने की इच्छा भी यहीं पे जागृत होती है, आदर्शवादी सोच भी यहीं से होता है और आत्मसम्मान की भावना भी हमारा, ये सारे के सारे जितने मैंने पॉइंट अभी बताए हैं ये सारे के सारे किशोरावस्था में होते हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदर्शवादी सोच कौन से अवस्था में होती है, तो आपको याद रखना है कि आदर्शवादी सोच हमारा किशोरावस्था में होता है। ऐसे आपको याद रखना है। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि जैसे देखिए ऐसा पूछेगा कि समूह का नेता बनने की इच्छा किस अवस्था में जागृत होती है, तो आपको याद रखना है कि ये बाल्यावस्था में होती है। कब होती है, बाल्यावस्था में समूह की, यानी बाल्यावस्था में सामाजिक विकास जो होता है ये बाल्यावस्था में समूह नेता बनने की इच्छा इसी में जागृत होती है। इतनी चीजें ऐसे आपको ध्यान में रखना है। मित्र का चयन बच्चे किस उम्र में करते हैं, तो बाल्यावस्था में करते हैं। ऐसे आपको एक एक पॉइंट करके यहाँ पे याद करना पड़ेगा। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने लिखवा दिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, इसलिए आप एक एक पॉइंट अच्छे से लिख के याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जो सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले हमारा आता है परिवार। देखिए परिवार सामाजिकरण का सबसे पहला एवं सबसे सक्रिय अनौपचारिक प्राथमिक कारक है। जो हमारा परिवार होता है, परिवार से ही हमारी सबसे पहले सामाजिकरण होती है और सबसे सक्रिय और अनौपचारिक प्राथमिक हमारा कारक क्या है, वो हमारा परिवार है। इसमें होता क्या है कि परिवार से एक बालक आदतें, संस्कार, आपसी सहयोग, देखिए इसमें बच्चे आदत को सीखता है, ठीक, संस्कार को सीखेगा, आपसी सहयोग को सीखेगा, आपसी सहयोग को भी सीखेगा। ये सारी के सारी क्या करता है, आपसी सहयोग को भी सीखेगा। ये परिवार के द्वारा सीखा जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है विद्यालय। और जब भी एक चीज और मैं बताऊं, प्राथमिक की कभी बात आएगी तो प्राथमिक को क्या माना गया है, परिवार को क्या माना गया है, प्राथमिक कारक माना गया है। परिवार को प्राथमिक कारक माना गया है। और जब विद्यालय की बात करेंगे तो इसको द्वितीय या फिर गौण कारक माना गया है।
क्या माना गया है? गौण कारक माना गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित में से गौण कारक क्या है, तो विद्यालय को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विद्यालय जो हमारा ये गौण कारक है और परिवार जो हमारा है ये हमारा प्राथमिक कारक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पास पड़ोस है, पास पड़ोस के द्वारा भी हमारा क्या होता है? समाजीकरण होता है, ठीक। और संस्कृति है, इसके द्वारा भी होता है। जनसंचार माध्यम से भी होता है। हम उम्र जो बालक होते हैं सबसे अच्छा, इसी के साथ समाजीकरण होता है। वंशानुक्रम के द्वारा जो वंशानुक्रम होते हैं, जीन्स के द्वारा भी समाजीकरण होता है। और इसी के साथ साथ वातावरण के साथ भी समाजीकरण होता है। अगर घर और बाहर दोनों तरफ बच्चों को तनाव रहित या भयमुक्त वातावरण होता है तो उसका समाजीकरण बेहतर होता है। यानी अगर वातावरण उसको अच्छा मिलता है, बाहर भी और अंदर भी उसको तनाव मुक्त होता है, रहित होता है, यानी डर नहीं होता है, उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं होता, तो उसका जो विकास होता है ना, उसका जो सामाजिक विकास होता है वो बहुत ही हाई लेवल का और अच्छे तरीके से होता है। आगे बढ़ेंगे और कुछ प्रमुख बिंदु इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, समूह भावना की शुरुआत बाल्यावस्था से होती है। आपका ये क्वेश्चन आ चुका है कि समूह भावना की शुरुआत कहां से होती है, तो ये बाल्यावस्था से होती है। इसके साथ साथ बाल्यावस्था को टोली या फिर दल की उम्र भी कहा जाता है। टोली और दल की उम्र किसे कहा जाता है? आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि टोली और दल का उम्र किसे कहा गया है, तो आप बताएंगे कि बाल्यावस्था को कहा गया है। वीर पूजा की भावना कहां से शुरुआत होती है, तो किशोरावस्था से शुरुआत होती है। ये सारे के सारे एकदम फैक्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली, इसलिए आप इस चीज को याद करिएगा अच्छे से। देखिए, सामाजिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सामाजिक विकास बच्चे का होता है, इसके हिसाब से जो बाल्यावस्था है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाल्यावस्था को ही माना गया है। जो देखिए, सामाजिक विकास में परिवार को प्राथमिक, अभी मैंने बताया था आगे कि जो परिवार है उसको प्राथमिक माना जाता है और विद्यालय को गौण कारक माना जाता है। इस चीज़ को आप जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियोस अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ जो बच्चे नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो पे जो आपको टॉपिक चाहिए वो आपको मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि ईवीएस की क्लास हो गई या फिर सीडीपी की क्लास हो गई या फिर हिंदी की क्लास हो गई या फिर इसके साथ साथ आपका संविधान की क्लास हो गई, तो ये सारे के सारे क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यानिश एकेडमी पे अवेलेबल है। यानिश एकेडमी यानी जो चैनल अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको अवेलेबल है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे के सारे वीडियोस को देख के, बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं, सबके आप नोट्स बना के मेंटेन कर सकते हैं। एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं गया है और आप 120 नंबर आराम से ला सकते हैं यूपी टेट की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो बच्चे नए हैं यानिश एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।